नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मैंने सुबह कहा था कि ट्रंप का सारा नाटक सिर्फ और सिर्फ मार्केट को प्रभावित करने के लिए है, एशिया का मार्केट गिराने के लिए है। और जैसे जैसे शाम होगी ये माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि आगे बातचीत होनी है, ब्लॉकेज नहीं लगेगा और बातचीत बहुत अच्छी चलेगी और कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे। और देखिए वही होना शुरू हो चुका है। एक्जियास और बराक राबिट के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं अब तो इनको पहचानने लगे होंगे। बराक राबिट के बारे में और एक्जियास के बारे में मैंने आपको बताया है कि ट्रंप को जो बात खुद नहीं कहनी होती है लेकिन कहलवानी होती है, वो बराक राबिट और एक्जियास से कहलाते हैं। तो शाम होते होते बराक डेविड का आर्टिकल आ गया एक्सियास पे, जो कहता है कि डील की संभावना टूटी नहीं है और पूरी तैयारी चल रही है अगले राउंड के बातचीत की। इसके बाद कुछ नहीं होगा, रात को ट्रंप का एक ट्वीट आ जाएगा या ट्रुथ सोशल आ जाएगा। नाम तो उसका ट्रुथ सोशल है लेकिन वहां पर ट्रंप झूठ और केवल झूठ बोलता है। वो आ जाएगा कि बातचीत की संभावना बिल्कुल बनी हुई है और जल्दी ही दोबारा बातचीत होगी। और बस जब अमेरिका का मार्केट खुलेगा तो आयल टॉप पे चला जाएगा। एशिया का मार्केट डुबोकर अमेरिका के मार्केट को उठाने का यह खेल लगातार ट्रंप कर रहा है। हकीकत यह है कि उसे भी अच्छी तरह से पता है कि इस ब्लॉकेज का कोई फायदा होना नहीं है। उसने हिंदुस्तान और चाइना दोनों का नाम लिया। ईरान न हिंदुस्तान से फीस ले रहा है न चाइना से फीस ले रहा है, तो इस ब्लॉकेज से हिंदुस्तान और चाइना के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे ही बाकी कंट्रीज भी जो हैं उनके साथ भी यही मामला बना हुआ है। और मैंने सुबह बहुत विस्तार में बताया था कि जिस ब्लॉकेट की बात कर रहा है वो लग तो सकता है, लेकिन अगर लगा तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होगा। वहां ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, गैस की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी और मार्केट लगातार गड्ढे में जाता चला जाएगा। इसलिए गीदड़ भभकी थी ये, और अगर ये गीदड़ भभकी लागू होती है तो ट्रंप को ही सबसे ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो बात सुबह मैंने कही थी शाम होते होते सही साबित होने लगी और रात होते होते आप देख लीजिएगा पूरी तरह से सही साबित हो जाएगी। कल एक मजेदार घटना हिंदुस्तान में हुई है। आपको पता है कि सैयद अली खामेनेई की शहादत के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री या किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी थी। जब मिनाब के अंदर 150 से ज्यादा बच्चियां मारी गईं तो भी भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। एकदम खामोशी इख्तियार कर ली गई थी और बातें हो रही थी सिर्फ अरब मुल्क से, और कहा जा रहा था कि उनके यहां जो अटैक हो रहा है वो बड़ा गलत है। उसके बाद मोदी जी और पजेश्कियन की बात हुई जब तेल की प्रॉब्लम ज्यादा हुई, और पहली बार मोदी जी ने थोड़ा सा आप कह सकते हैं शोक संदेश टाइप का, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि दी। लेकिन अभी जब सैयद अली खामेनेई का 40वां चहलुम जिसको कहते हैं वो मनाया गया ईरान की एम्बेसी में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिकल लीडर यानी अपने जो विदेश राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है पवित्रा मार्गेरिटा, बहुत कम इनका नाम सामने आता है, इनका नाम अक्सर सुनने को नहीं आता है, लेकिन हैं तो हमारे विदेश राज्य मंत्री, हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आप कह सकते हैं, वो गए चहल्लुम में ईरान के दूतावास के अंदर, यानी ईरानी एम्बेसी में सैयद अली खामेनेई का चहल्लुम जो मनाया गया, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे भारत के एक मिनिस्टर। और ये पहले मिनिस्टर हैं जो ईरान के दूतावास में जाकर शोक प्रकट कर रहे हैं, वहां जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये पहले इंडियन मिनिस्टर हैं। ये बताता है कि भारत धीरे धीरे अपना रुख बदल रहा है, खुल के ना सही, लेकिन अंदर अंदर जो बात हुई है उसमें भारत ने ईरान को भरोसा दिया होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपसे दुश्मनी नहीं करने वाले। जब यह जंग शुरू हुई थी उसके ठीक पहले नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, आप सब लोग जानते हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने जो कहा था वो ईरान के लीडर्स को निश्चित तौर पर बुरा लगा होगा। उस वक्त यह कहना कि हम इजराइल के साथ हैं, भारत इजराइल के साथ है, यह अपने आप में अजीबो गरीब बात थी, जिसके हम जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने मजम्मत की थी और कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हिंदुस्तान की जनता का बड़ा हिस्सा ईरान के साथ खड़ा होता है, ईरान की मदद करता है। और अभी मैंने कल आपको वीडियो दिखाया था
जब ईरान के विदेश मंत्री दवाइयां वगैरह जो यहां से दी गई थी उन दवाइयों को भेज रहे हैं ईरान में और शुक्राना कर रहे हैं भारत की सरकार का और भारत की जनता का। तो ईरान की जनता और भारत की जनता में एक पुरानी दोस्ती है, कल्चरल रिश्ते हैं, वो पॉलिटिक्स से टूटने वाले नहीं हैं। ये बात तो हम बार बार कर ही चुके हैं। अब मामला टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्की के जो विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान आया है, हाकान फिदान जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है कि ईरान और अमेरिका दोनों सीज फायर चाहते हैं, लेकिन इजराइल इस पूरे प्रोसेस में मुश्किलात पहुंचा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है। असल में अगर पिछले एक हफ्ते का मामला देख लें तो टर्की और इजराइल के बीच में जो जबानी जंग है वो अचानक तेज हो गई है। समुद्र फ्लोटिला जो गया था, जो गजा के लिए जा रहा था, बड़ा फ्लोटिला जिसको इंटरनेशनल वाटर में इजराइल ने रोका था, उनके लोगों को गिरफ्तार किया था, ये सारा कुछ किया था, उसको लेकर एक केस चलाया गया टर्की में। टर्की कहा जाता है उसको, तुर्की है, उसने अपना नया नाम बदल लिया है, तो अब मैं तुर्की ही कहने की कोशिश करूंगा, हम लोगों की जबान पर टर्की बसा हुआ है। तो तुर्की के अंदर उसके खिलाफ केस चल रहा है और 4,500 साल से ज्यादा की जेल मांगी गई है नेतन्याहू और 35 और लोगों के लिए। लगातार आप देख रहे हैं कि एर्दोगान बयान दे रहे हैं इजराइल के खिलाफ और एर्दोगान के बयानों का जवाब भी इजराइल से दिया जा रहा है। अब ये जो जबानी जंग चल रही है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जबानी जंग तो पहले भी चलती रही है, लेकिन एर्दोगान इजराइल से बहुत दूर नहीं होते हैं, तिजारती रिश्ते कम से कम उन्होंने बना के रखे हुए, लेकिन इस बार मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है। जिस तरह से इजराइल से कई बयान आए कि ईरान के बाद टर्की की बारी है, शायद यही वजह थी कि ईरान पर जब हमला हुआ है तो तुर्की ने किसी तरह से इजराइल या अमेरिका की मदद नहीं की है, ना अपने जमीन का इस्तेमाल करने दिया है, ना अमेरिकन बेसिस का इस्तेमाल करने दिया है और ना ही अपने आसमान का इस्तेमाल करने दिया। इसके अलावा जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी अमेरिका को, कुर्दों की कोई मदद नहीं की है, बल्कि कुर्दों से साफ कहा कि अगर तुम ईरान पर हमला करोगे तो टर्की की आर्मी तुम्हारे ऊपर हमला कर देगी। और यह भी एक बड़ी वजह थी कि कुर्दों ने किसी तरह से इस पूरे जंग में कोई बवाल खड़ा करने की कोशिश नहीं की। तो ईरान के साथ हो ना हो एर्दोगान, लेकिन कम से कम इस जंग के मामले में कहा जा सकता है कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ उस तरह से नहीं गया जिस तरह से इन लोगों को उम्मीद रही होगी। उसको पता है कि अगर ईरान गिर जाता है, अगर ईरान में सरकार बदल जाती है, अगर ईरान को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो उस इलाके में बरसों बरस हिंसा चलती रहेगी, बरसों बरस लड़ाइयां चलती रहेंगी और ईरान को कमजोर करने के बाद इजराइल का अगला निशाना तुर्की होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई थी वहां भी फिदान साहब जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं वो गए थे और लगातार सीज फायर के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इजराइल भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस बार मीडिया वार में इजराइल और अमेरिका बहुत बुरी तरह से हारे हैं। देखिए, दुनिया की जो बड़ी मीडिया है ना, उसके ऊपर तो कब्जा है पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का, खासतौर पे इजराइल का। आप सोचिए, वॉशिंगटन पोस्ट एक पीस डालता है, न्यूज नहीं है, व्यूज है, और वो जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि अमेरिका कैसे ईरान को हरा सकता है। तो अमेरिका को जितने बचे खुचे लीडर्स हैं ईरान के, सबको मार देना चाहिए। ये वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अखबार में छपता है। ये वार क्राइम है, लेकिन वार क्राइम का समर्थन वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है कि अमेरिका को ईरान के सारे लीडरान की हत्या कर देनी चाहिए। आप सोचकर देखिए कि किसी शरीफ मुल्क में इस तरह की बात खुलेआम अखबार में छप रही है। तो अखबारों में तो अभी भी इनके हिसाब से ही खबरें छप रही हैं, हालांकि इकोनॉमिस्ट का कवर हो या कई सारे अखबारों में आने वाली खबरें हों, अब ट्रंप और इजराइल के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम चाहे वो टीवी चैनल हो या बाकी सब, उस पर इन लोगों का कब्जा है। इसके बरक्स सोशल मीडिया में ईरान ने जबरदस्त खेल खेला है। अक्सर ईरान के बारे में जो इन्होंने इमेज बनाई थी कि ईरान में तो कुछ है ही नहीं, ईरान बड़ा गरीब मुल्क है। कितने लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल ईरान के अंदर है। ईरान की एम्बेसीज ने लगातार ईरान के खूबसूरती के बारे में एक से एक वीडियो पोस्ट किए हैं। कभी ये शिराज के वीडियो हैं,
कभी इस्फहान के वीडियो हैं, कभी तेहरान के वीडियो हैं, कभी बाजार के वीडियो हैं, कभी मस्जिदों के वीडियो हैं, और इन वीडियो से इंटरनेट पूरा पटा हुआ है। हालत यह कि पीट हेग्सेथ ने जब पर्शियन गल्फ को, फारस की खाड़ी को अरब गल्फ कहा, अरेबियन गल्फ कहा, तो ईरान की एम्बेसी ने जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो तुमसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल नहीं रहा है, क्योंकि तुम गलत जगह उसको तलाश रहे हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो फारस की खाड़ी में है और तुम उसको अरब की खाड़ी में तलाश रहे हो। इस तरह से मजे लिए और लगातार वो मजे ले रहे। एक वीडियो आप देखिए। दरअसल हुआ यह था कि जेडी वांस ने यह कहा था कि ईरान ने अपना पैसा हथियार बनाने की जगह पढ़ाने लिखाने और डेवलपमेंट पर खर्चा किया होता तो ईरान कुछ और होता। तो यह वीडियो डाला गया जिसमें पहले जेडी वांस ये बात कहते हैं और उसके बाद ईरान के बाजार, मॉल्स, उनके मेट्रो स्टेशन, तमाम वीडियोस आते हैं, और उसके बाद अमेरिका का वीडियो आता है जिसके सड़कों पर लोग ड्रग्स पीकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं और ढेर सारे होमलेस लोग बिना घरों के सड़कों पर रह रहे हैं, जमीन से उठाकर खा रहे हैं। तो ईरान ने बताया कि हमने सिर्फ हथियार नहीं बनाए, हमने लोगों को पढ़ाया भी। आप जानते ही हैं कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियन, वो मेडिकल डॉक्टर हैं। अली लारिजानी बड़े फिलासफर थे, और आप जिसका नाम ले, गालिबाफ साहब का नाम लीजिए, वो खुद जहाज उड़ाकर गए थे पाकिस्तान, ट्रेंड पायलट हैं वो। इन सारे लोगों को आप देखिए, इनकी एजुकेशन भी शानदार है। कोई यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से पढ़ा है, कोई कोलंबिया से पढ़ा है, एक से एक जगहों से पढ़ के इन्होंने डिग्री ली है। मैंने आपको ईरान की उस खातून के बारे में बताया था जिसने 30-35 साल के उम्र में नेचर ब्रिज डिज़ाइन किया था, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत पुलों में से एक है। तो एक तरफ ये पढ़ लिख भी रहे हैं, और जितने ईरान की लीडरशिप के हैं 60+ या 60 के आसपास, उनके बारे में आप पता करेंगे कि 8 साल जो जंग चली थी इराक से, उस जंग में ये सभी शामिल हुए थे, बंदूक लेकर अपने मुल्क को बचाने भी गए थे और डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं। अगर इनकी तुलना आप कर लीजिए ट्रंप की पढ़ाई लिखाई से, इनकी तुलना जेडी वांस की पढ़ाई लिखाई से कर लीजिए, इनकी तुलना पीट हेग्सेथ की पढ़ाई लिखाई से कर लीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा कि इजराइल या अमेरिका की बनिस्बत ईरान की लीडरशिप ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा कल्चर्ड है। जबान आप देखिए, बिना गाली के ट्रंप बोल नहीं सकता है। जेडी वांस, जब ईरान ने कहा कि न्यूक्लियर ऑप्शन जो है हमारा राइट है, तो जेडी वांस अपनी बीबी की बात करने लगता है कि जहाज से कूदना उसका राइट है, लेकिन मैं उसको जहाज से कूदने नहीं दूंगा। आप बताइए, एक इंटरनेशनल लीडर इस तरह की बेवकूफाना बात कर रहा है, इस तरह की नजीरें दे रहा है। उसके बदले में आप ईरान के लीडर्स का देखिए। आज सुबह कालिबाफ ने एक ट्वीट किया, मैथमेटिक्स का पूरा फार्मूला लगा के रख दिया और बताया कि अगर आप ब्लॉकेज करेंगे तो अमेरिका के ऊपर असर ज्यादा होगा, बाकियों के ऊपर असर कम होगा। पूरा मैथमेटिक्स का फार्मूला लगा के रख दिया जो ट्रंप 7 जन्म में समझ नहीं सकता है। और उनके साथ कौन है? इजराइल, जहां बदतमीजियों की दुकान खुली हुई है। अल-अक्सा मस्जिद इतने दिनों से बंद थी और अब खुली तो बेन गुवेर वहां पर पहुंच गया पूजा करने अपने धर्म के हिसाब से, क्योंकि ये गुंडागर्दी उनको आती है। लोगों को मार देना, लोगों को रेप करना, बच्चों को मार देना, ये गुंडागर्दी उनको आती है। इतने दिनों तक लोगों को ब्लैकमेल एक तरह से करते रहे, जो कुछ हिटलर ने किया उसकी वजह से, होलोकास्ट की वजह से, लेकिन अब दुनिया उनसे तंग आ चुकी है। कल जिस तरह से विक्टर ओर्बन हारा है, हंगरी में जिस तरह से हारा है, जो इजराइल का बड़ा सपोर्टर था, वो इजराइल के लिए बड़ा धक्का है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को ये गालियां दे रहे हैं। स्पेन का प्राइम मिनिस्टर इस समय चाइना गया हुआ है। चाइना एक बड़ा सेंटर बन के लगातार उभर रहा है। दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोई यूरोपियन मुल्क इनके साथ सीधे सीधे आने को तैयार नहीं है, पीछे से मदद कर दे तो कर दे। यानी अगर डिप्लोमेसी का खेल देखें, अगर जंग का खेल देखें और या परसेप्शन का खेल देखें, हर फील्ड में ईरान ने जबरदस्त मात दी है अमेरिका को। इसलिए सुबह भी मैंने कहा था और अब भी मैं कह रहा हूं कि जल्दी ही दोबारा डील शुरू होगी। और अगर अमेरिका का दिमाग काम करेगा, अगर इस तरह पागलपन में नहीं रहेंगे, ये सोच के डील में नहीं जाएंगे कि हमने तो जंग जीती हुई है, तो डील हो भी जाएगी। ईरान ने पहले ही कहा है कि वो किसी भी हाल में न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता है, इसलिए अमेरिका को चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अमेरिका को इजराइल के न्यूक्लियर बम की चिंता करनी चाहिए, जो इजराइल के कट्टरपंथियों के हाथ में है और उसका कभी भी वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर
अभी तक तो ईरान ने पूरी तरह से छोड़ा हुआ था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। अमेरिका को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और अगर नहीं निकालेंगे, जंग दोबारा शुरू होगी तो उसमें क्या होगा वो कह पाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, या तो पाकिस्तान में या तुर्की में या कहीं और, इजिप्ट में भी बातचीत हो सकती है और बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। तब तक ट्रंप ऐसे ही वाहियात, बेवकूफाना, जाहिलाना बयान देता रहेगा। उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है और बहुत ज्यादा ध्यान ना देने की भी जरूरत है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।